Yes, come in. Good morning, sir. Right. Thank you. Abhishek, your post preference is? फर्स्ट प्रेफरेंस इज झारखंड पुलिस सर्विस सर। Why? Why police? मैं पिछले 8 सालों से सर काम कर रहा हूँ सिविल कोटा हजारीबाग में। तो मुझे लगता है कि मैं झारखंड पुलिस सर्विस में बेहतर कार्य कर पाऊँगा। बस यही आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू जी सर। सिविल कोर्ट में काम कर रहे हैं तो उससे आपको लग रहा है कि आप एज ए पुलिस अच्छा काम करता है जैसे सर मेरा बैकग्राउंड भी जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है बी और उसमें जो कंप्यूटर साइंस का मेरा नॉलेज है, साथ में मेरा 8 सालों का जो अनुभव है लॉ एंड इसमें काम करने का, तो ये मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाऊँगा बाकी पोस्ट पे। आपको एक ऐसी घटना बताइए जब आपके लिए आपके कोवर्कर के साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग रहा। कोई एक ऐसी घटना इस तरह की घटना हुई है आपके? जी सर। होते रहती है कोर्ट वगैरह में। जी सर। सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे जो कलीग हैं जो पहले से जिनकी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर में उतने दक्ष नहीं हैं और कई बार हमें कई सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स भेजने होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उनका कोऑपरेशन सही से नहीं मिल पाता है, तो उस समय चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप उनका काम कर देते हैं? जी सर। तो आप डीएसपी बन जाएंगे, आपके कांस्टेबल आपके सब इंस्पेक्टर काम नहीं करेंगे तो आप उनका काम करते हैं? उनको सिखाएंगे सर और साथ में उनका काम करेंगे, हेल्प करेंगे उनको। तो अभी पिछले 8 साल से आप उन लोगों को सिखा नहीं रहे थे कि कंप्यूटर सीखें? उनको ट्रेनिंग दी जा रही है सर, साथ में वो कर भी रहे हैं, कुछ चीज़ें मैंने उन्हें सिखाई। आपका ये जो जॉब एक्सपीरियंस है ये पुलिस सर्विस में आपको कैसे मदद सर बहुत सारे लॉज की जानकारी जो मुझे है वो करेगा? हाँ, जैसे आईपीसी की तो धारा आप सीआरपीसी। डीएसपी बनेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जी सर। आपको लॉज की जानकारी है सिर्फ इसलिए और कोई कोई एनी अदर नहीं? सर जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज़ होता है कि वो कार्यपालिका का चीज़ है और ये न्यायपालिका है, तो दोनों के बीच में एक माइन्यूट बाउंड्री होती है, उसकी सही जानकारी मुझे लगता है कि है। मैंने देखा है कि जब न्यायपालिका में चीज़ें आती हैं तो किस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे एंड लेवल पे पता है कि क्या काम हो रहा है तो मैं ग्राउंड लेवल पे बेटर काम कर पाऊँगा। ग्राउंड लेवल पे सपोज कीजिए कि आप डिप्टी एसपी बन गए, जी ठीक सर। है, और एक मुस्लिम लड़के का मर्डर हो गया है, दंगा हो गया है, उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम, रोड जाम। जी सर। आपको जानकारी मिलती है, आपके एसपी निर्देश देते हैं कि आप जाइए और वहाँ से जानकारी उपलब्ध कीजिए क्या है हमें बताइए। आप पहुँचते हैं अपने 4 कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पर और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मामला संगीन हो चुका है, ट्रैफिक जाम है और वो हटने के लिए तैयार नहीं है, लाश सड़क पे रखी हुई है। और उस समय आप क्या करेंगे? आपका पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं आसपास के जितने थाना है सर उन सबको सूचित करूँगा, उनको कोऑर्डिनेट करूँगा कि आप भी घटनास्थल पर पहुँचे, क्योंकि थानाओं की क्या होती है कि जो थाना प्रभारी होते हैं उनकी एक छवि होती है अपने अपने स्कूल में। फिर वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होंगे उनसे संपर्क करेंगे कि आप भी वहाँ पर घटनास्थल पर आइए, लोगों को समझाइए। फिर कोशिश करेंगे कि अगर दुर्घटना हुई है और अभी मृत्यु नहीं हुई है या कुछ है तो मृत्यु हो गई कोशिश करेंगे सबको समझाने का, अपनी छवि का प्रयोग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। और ट्रैफिक जाम नहीं हटवाएंगे जल्दी से जल्दी? हटवाना तो पहले मैंने कहा समझेंगे लोग। ट्रैफिक जाम है, 4 घंटे 3 घंटे से मान लीजिए कि जाम करते अ, हैं, कोर्स ऑफ एक्शन मत पूछना। जैसे आपने कहा थाने को इन्फॉर्म करेंगे, सबकी अपनी छवि होती है, ठीक है। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, चलिए मैं बता देता हूँ, ट्रैफिक जाम, उसके बाद और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? जो लोकल प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से उनको समझा करके रास्ता क्लियर करने की कोशिश चलिए करेंगे। आपकी बात वो नहीं माने और आप पर पथराव करने लगे और अभी तक पीछे से जिन लोगों को आपने फोन किया वो नहीं पहुंचे, अब आप क्या? सबसे पहले तो जो मेरे साथ लोग हैं उनको लेकर के हम पीछे हटेंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है, पथराव में और लोग घायल ना हो, इस चीज़ का कोशिश करेंगे सबसे और पहले। पथराव के बीच में अगर उधर से फायरिंग भी हो गई तब आप क्या? तब बेस्ट पॉसिबल जो उस समय का सिचुएशन होगा कि अगर क्रॉस फायर करना पड़ा या लाठी चार्ज करना पड़ा या पहचान करना पड़ा, सबसे पहले तो लोगों की पहचान आप करेंगे। लाठी चार्ज करेंगे या क्रॉस फायर करेंगे?
क्रॉस फायर तब करेंगे सर जब पता चल जाए कि एग्जैक्ट गोली कहाँ से आ रही है, क्योंकि भीड़ में हर तरफ गोली नहीं चला सकते। और ऐसे लाठी चार्ज हाँ, 4 लोग मिलकर, करेंगे सर उससे। 4 लोग मिलकर लाठी चार्ज करेंगे और उसमें उतनी भीड़ पर। कई बार होता है कि पुलिस का वो देख करके लोग हट जाते हैं, क्योंकि सारे लोग उपद्रवी नहीं होते, कुछ ही लोग उसमें से होते हैं। आपको मामला ये लग रहा है कि लाठी चार्ज से समझ जाएगा, क्रॉस फायर नहीं करेंगे? क्रॉस फायर सर अंतिम उपाय होगा, क्योंकि हम आपके जो सहयोगी हैं उनकी भी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले तो मैं सुरक्षित ही करने की कोशिश करूँगा। आप पीछे हट रहे हैं, क्रॉस फायर हो रहा है, तो उधर से फायरिंग हो रही है, तो आप इधर से निर्देश नहीं देंगे कि फायर करो? इतना जल्दी तो नहीं देंगे सर, जब तक एग्जैक्ट पता ना हो किसने किया। आप तो हवाई फायरिंग भी तो हो सकती है सर। हाँ, तो ये कुछ उपाय आपको बताने, आपके सहयोगी की जान भी जा सकती है इससे मत। अच्छा, ये बताइए कि कोई जो रिसेंट में जुडिशियल रिफॉर्म की बात चल रही है, ये अनरिजॉल्व एजेंडा है इंडिया के सामने, जुडिशियल रिफॉर्म। आपके जुडिशरी में मामले आते रहते होंगे, आप देखते होंगे। आपका ये जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में क्या कहना है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसका? जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार। ठीक है, समझ रहे हैं इस टर्म को, न्यायिक सुधार। अनरिजॉल्व एजेंडा, ये अनसुलझा मुद्दा है अभी आपके सामने। इसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इतने सारे पेंडिंग कोर्ट केस होते हैं। ये क्या है ये जुडिशियल रिफॉर्म, क्या क्या होना चाहिए? सर एक तो कॉलेजियम सिस्टम पर बात होती है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम हटा करके नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी बनाई जाए, जिस तरीके से आईएएस आईपीएस लोगों की बहाली होती है उस तरीके से अगर जुडिशरी में भी बहाली हो तो सरकार के लिए इजी होगा उनका अपॉइंटमेंट करना। क्योंकि जुडिशरी में एक मेजर प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ़ जजेस बहुत कम है। जैसे झारखंड हाई कोर्ट में भी 25 सैंक्शन पोस्ट हैं और अभी 19 ही जजेस हैं अभी। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो इस पर वर्क होना चाहिए। जज की बहाली होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है सर हमारे यहाँ। जैसे सिविल कोर्ट्स में कई जगह, जैसे गिरिडीह में भी हुआ था, हाल ही में घटना हुई थी, वहाँ पे नंबर ऑफ़ जजेस जितने हो गए, हम वहाँ कोर्ट रूम में नहीं है। अभी हमारे हजारीबाग में भी नंबर ऑफ़ जजेस बहुत बढ़ गए सर, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कोर्ट्स की कमी बहुत हो गई, तो ये एक समस्या है। दूसरे वर्क मैन पावर अगर जजेस के लेवल पर है तो वर्किंग स्टाफ के लेवल पे भी वहाँ कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये मेजर प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा जुडिशियल, आपके पास कोई पर्सनल सॉल्यूशन है लोगों को जल्दी से न्याय दिलाने? सर एक अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य हाई कोर्ट के जजेस का जो एक मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस, उसमें एक बात चीफ जस्टिस ऑनरेबल एन वी रमन्ना साहब ने कहा था कि लोकल लैंग्वेज में सुनवाई होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जब यहाँ पे चल रही होती है मुकदमे तो इंग्लिश में कार्रवाई होती है, कई बार हिंदी में भी होती है, तो लोग उसको भी नहीं समझ पाते। तो जैसे हमारे यहाँ खोटा चलता है, अगर उस पर चीज़ें पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब पूछेंगे और जज साहिबा भी पूछेंगी और लोग पूछेंगे, तो उससे क्या होगा कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग अपनी बातें खुल के रख पाएंगे और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। आपकी कोई कमजोरी? थोड़ा इमोशनल हो जाना सर, जैसे कि कोर्ट में कई बार गरीब महिलाएं और लोग आते हैं तो उनका दुख देख के लगता है कि शायद जल्दी से इनको न्याय मिल पाता, बट न्यायिक प्रक्रिया अपनी एक तरीके से चलती है, तो उसमें मैं बहुत विशेष मदद नहीं कर पाता हूँ, तो उस समय थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। उस समय मतलब आपको क्या लगता है कि आउट ऑफ वे जाकर आपने उन महिलाओं की कभी मदद की ऐसी सिचुएशन? महिलाओं की या विक्टिम्स कोई भी हो सकता है सर, वो पुरुष भी हो सकते हैं, तो आउट ऑफ द वे जा करके हम लोग बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि अगर घरेलू मामले हो तो उसमें मीडिएशन करा देने का कोशिश करते हैं, ऐसा मीडिएशन हमारे डीएलएसए में भी होता है, बट अपने स्तर पर भी कई बार मीडिएशन करते हैं। जैसे कई बार मुझे मौका मिला, मुझे 2 साल काम करने का फैमिली कोर्ट में, तो वहाँ पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत आते हैं, तो वहाँ पर कई बार अगर बात किया जाए उनसे दोनों पक्षों से तो कई बार मामले सुलझ जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली 2 मामले सुलझाए हैं, तो मुझे उसका बहुत अंदर से संतुष्टि मिला था।
आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सर किसी भी काम को फिक्स टाइम में अच्छे से करना, अरेंज्ड वे में करना, और प्रेशर में भी मैं अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक काम आया है, मैंने अरेंज कर लिया है कि आज 4-5 काम है, मुझे 10 बजे तक निपटाना है। इन द मीन टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से एक नया रिपोर्ट मांग दिया जाता है। तो प्रायोरिटी वाइज कामों को फिर रीअरेंज तुरंत करना कि ये पहले करना है और ये बाद में करना है, और उनको परेशान ना होकर के जल्द से जल्द कैसे किया जाए इस पे काम करना, मुझे लगता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपने लिखा है कि आपका बताया कि आपका हॉबी जो है है। जी सर। गार्डनिंग और टीचिंग। जी सर। तो व्हेन यू रियलाइज कि गार्डनिंग इज योर हॉबी, कब महसूस किया? गार्डनिंग तो सर लगता है मुझे बचपन से, जब भी 5th क्लास से या उससे भी छोटा होऊंगा तब से, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट मुझे लगता है गार्डनिंग में किस तरह की गार्डनिंग करते हैं, क्या लगा? गार्डनिंग में सर मौसमी फूल, जैसे ठंड के समय में अलग अलग टाइप के मैरीगोल्ड, पिटूनिया, डेफोडिल, ग्लैडुलस, ये सब लगाते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ इस तरह का अरेंजमेंट है बागवानी करने का? हाँ सर, मेरे घर। वहीं आप करते हैं? जी सर। और उसके अलावा सर दूसरी हॉबी मेरी फ्री टाइम में टीचिंग है, जैसे कि गार्डनिंग में इसके अलावा फूल लगाने के अलावा? फूल लगाने के अलावा मेरा थोड़ा सा बगीचा थोड़ा बड़ा है, तो मैं उसमें कुछ पौधे भी, आम के पौधे, लीची के पौधे, नारियल का पेड़, ये सब लगा के रखा है मैंने। इसके अलावा अशोक का पेड़ भी है। और बाहर जो रोड पे जो है, मतलब कि रोड के किनारे छाँव की कमी थी, तो मैंने वहाँ पर लाइन से ये जो गुलमोहर का पौधा होता है वो लगाया, तो वो काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है, लाल लाल फूल अभी जैसे इस मौसम में आए हुए हैं। उसके एक वैरायटी में सर वेलवेट कलर का भी फूल आता है, तो वो काफ़ी सुंदर लगता है मिक्स करके। और दूसरा आपका पसंद टीचिंग है, टीचिंग में भी आप काफ़ी इंटरेस्ट? हाँ सर, मैं फ्री टाइम जब भी शाम में, जैसे ऑफिस आवर के बाद मुझे समय मिलता है, मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे वैसे बच्चों के साथ बैठता हूँ जो कि पुट्टी में काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, टायर दुकान में काम करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आपका इमोशनल होना कहीं आपके पोस्ट को देखिए, आप इतना बढ़िया बोल रहे हैं, इतना अच्छा प्रोफाइल है आपका, आप सिविल कोर्ट में हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, इतना बैलेंस्ड हैं आप। ये इमोशनल होना कहीं डिप्टी एसपी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो जाएगा? सर इमोशनल होना कभी कभी ज़रूरत भी है, कि अगर इमोशनल होते हैं तो ठीक है, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एक हार्श छवि जो है पुलिस की, शायद मेरा इमोशनल होना, मैं उन्हें समय दूंगा उस वजह से, उनकी समस्याओं को जानने का कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा, तो शायद कहीं ना कहीं सही होगा। और मैं उन्हीं का साथ दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई गलत अगर झूठे मुकदमे लेकर के आ जाते हैं, या मतलब झूठा आरोप प्रत्यारोप लेकर के इमोशनल थोड़ी देर के लिए मुझे कर सकते हैं, बट मैं काम तो करूँगा फिर उस सच्चाई को जानने के बाद ही, कि आखिर कौन गलत है। सपोज कीजिए आप डिप्टी एसपी हैं, आप मैरिड हैं, और आपकी पत्नी आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है और मीडिया में भी रिपोर्ट देती है, फेसबुक पोस्ट करती है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो अपनी पत्नी को ही समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपको हमसे कोई समस्या है तो आप हमसे पहले बात कीजिए। अपने परिवार में भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, अगर वैसी कोई बात है तो समस्या घर में ही पहले निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया विषय थी। अब आपसे संजीव सर सवाल। अभिषेक जी, आपका एक हॉबी टीचिंग है, जी सर। तो आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? बेसिकली सर मैं क्योंकि फुल टाइम पढ़ा नहीं पाता हूँ मैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ 1-1.5 घंटे, और जो भी उनके क्वेरीज होते हैं, यदि आइदर मैथ्स में या फिर साइंस में या फिजिक्स में, मतलब जो भी चीज़ें, मतलब बेसिक कोचिंग में जो जैसे वो तैयारी कर रहे हैं सर किसी ना किसी छोटे मोटे जॉब की। मेरा 2 स्टूडेंट, एक सिविल कोर्ट में ही उसका जॉब हुआ 2017 में, और उसी साल हाई कोर्ट में भी हुआ, और 2 बच्चे का हुआ फायर ब्रिगेड में। तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि देखो समय समय पे जो जॉब्स के वैकेंसीज आ रहे हैं इसको फिल करो तुम लोग। कई बार वो क्या होता तो है, एक मिनट, तो ये तो मोटिवेशन का काम है, आप एज अ मोटिवेटर उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट के साथ साथ सर सब्जेक्ट में भी पढ़ाते हैं, जैसे कि मैथ्स अगर उनको नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट्स हो उसको
कोशिश करता हूँ। जी, एक मिनट, आप मेरे को बताया अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जी सर। आप तो जानते हैं, जी सर। उसकी कुछ बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताइए। सर एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो है कि इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो स्किल डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं कर रही थी। तो एक तो है कि इस पर स्किल डेवलपमेंट वाली बात हुई। दूसरा, इस पर ग्रेडिंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मार्क्स पे जो पहले जैसे पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, तुमको 90% लाना, 80% लाना। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो मार्क्स ज़्यादा बेटर था। अब ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चे तो अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। आपका क्या राय है, ये क्या सही है ग्रेडिंग सिस्टम, सर कि मार्क्स को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मुझे लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है। मार्क्स से कई बार मैंने भी खुद भी फील किया सर, जैसे मेरा छोटा भाई है वो मुझसे ज़्यादा बेटर पढ़ाई में था, तो हमेशा क्या होता था, मैं भी बुरा नहीं था बट मेरे मार्क्स एवरेज आते थे अराउंड 80 और वो 95 प्लस लाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक गैप तो ये तो लगता था। ग्रेडिंग से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का बी आया, किसी का ए आया, तो ए वाले तो अपने आप को नहीं सर, सोचेंगे कि मैं सुपर हूँ, बी वाला सोचेगा। कई बार इसको प्रैक्टिकली मैंने देखा है सर कि 95 और 96 1% के लिए भी लोगों के बीच में काफ़ी हतोत्साहित हो जाते हैं। जैसे मेरे भाई का ही मैं एग्जांपल देता हूँ सर इसमें, कि उसने 10th में 95% लाया और एक नंबर से एक बच्चा उससे ज़्यादा ले आया, वो डीपीएस बोकारो का छात्र था, काफ़ी होनहार है। तो उसके मन में मैंने देखा कि इतना मार्क्स लाने के बाद भी खुशी नहीं है। पेरेंट्स के बीच में भी थोड़ा सा एक अलग होता है, टीचर्स भी उस समय होता है कि नहीं ये जो 96% लाया और 95.8% लाया वो सेकंड हो गया, उसके मन में सेकंड होने की भावना आ जाती है। तो ये मुझे लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम से कम हो सकता आप ये बताइए, यहाँ के कल्चर से तो आप वाकिफ होंगे। है। जी सर। जी, गोदना क्या है, गोदना प्रथा? सर गोदना प्रथा में एक्चुअली जैसे हमारी नानी भी करके रखती थी, इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो ये गहने के रूप में यूज़ करती हैं और दूसरा टोना टोटका टाइप का कि अगर गोदना करके रखा है तो नज़र नहीं लगेगा, इस टाइप की परंपरा मानी जाती है। क्या इसका संबंध कुछ हेल्थ से है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित मैंने पढ़ा तो नहीं है बट मुझे लगता है कि शायद वो एक्यूपंचर वाला कुछ समथिंग होगा, क्योंकि उसमें भी मतलब मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ सर, मुझे इससे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप सिविल कोर्ट में हैं। जी सर। तो अभी एक सरना कोड की बात चल रही है। जी सर। क्या है ये सरना कोड? सरना कोड है सर, जो आदिवासी समाज हमारा है, जो जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये सरना कोड की डिमांड हो रही है कि हमारा एक अलग ही धर्म है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। तो ये धर्म है सर अभी क्या है कि पिछले जनगणना तक में इस धर्म को हिंदू धर्म के साथ ही अटैच किया गया। इससे क्या हो रहा था कि उनकी अपनी अलग पहचान नहीं बन पा रही थी। अगर सरना कोड को अलग से एक उस कोड में सेंसस में दिया जाता है तो उनकी एक अलग पहचान होगी कि देखो धर्म जो है, प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म जो अपना सरना धर्म है, वो कितने लोग हैं, उनके लिए सरकार भी पॉलिसीज अलग से बना पाएगी। सरना धर्म बनने से कोई 3 फायदे बता दीजिए स्पेसिफिकली, एकदम पॉइंट वाइज। सर जो सरना धर्म मानने वाले लोग होंगे उनको अलग पहचान मिलेगी कि वो ट्राइब्स हैं, तो सरना धर्म से जुड़े हुए कितने हैं, उनके लिए जाहिर स्थान और अलग अलग जो चीज़ें स्कीम्स अभी जैसे बजट में भी एक पॉइंट वाइज में बोल रहा हूँ 3 फायदे, उससे पूरे समाज को 3 फायदे, उनको फायदे सब मिला के आप बता दीजिए। समाज को पहला फायदा ये होगा कि उनकी एक पहली पहचान बनेगी। दूसरा फायदा होगा कि सरकार उनके लिए अलग से स्कीम्स बना पाएगी। अगर क्योंकि हमारे अभी स्कीम नहीं बना रही है सर, अभी तो कंबाइंड ट्राइब्स के रूप में बनती है, उस समय अलग से उनके लिए बन पाएंगे। सरना में कौन कौन से ट्राइब्स आ जाएंगे और कौन कौन से ट्राइब्स नहीं आएंगे? सर सारे ट्राइब्स आएंगे जो भी सरना धर्म को मानते हैं। तो सबके लिए अभी स्कीम तो बनी रही है। नहीं सर, अभी क्या है कि सरना धर्म जैसे आदिवासी समाज भी कई गुटों में बटा हुआ टाइप का है, जैसे बहुत सारे उसमें ईसाई धर्म को मानते हैं, तो जो ईसाई धर्म और जो सरना धर्म मानते हैं उनका बाइफर्केशन वहाँ पे हो पाएगा। ये पॉइंट आपको आया, उसी तरह 2 और पॉइंट मुझे तो लगता है सर स्कीम्स पे काम बेटर होगा, मुझे तो यही लगता है। एक सबसे बढ़िया पॉइंट आपने ये बोला, जो ईसाई धर्म में उनसे बाइफर्केशन वही होगा। और भी है पॉइंट, आप बताइए, कोशिश कीजिए, सोचिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, स्पेसिफिकली 2 लाभ बताना।
शिक्षा के क्षेत्र में भी काम ऐसा हो सकता है सर कि जैसे ये तो सरकार शिक्षा के लिए आरक्षण में भी नीति उनके लिए बनाई जा सकती है। आरक्षण का फायदा उनको मिलेगा, अलग सिंचाई से। वालों को नहीं मिलेगा। हाँ पर्यावरण का भी हो सकता है। हाँ, पर्यावरण में भी एक उनका है सपोर्ट कि वो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए अच्छा, आप बताइए, आपने अपना हॉबी प्लांट गार्डनिंग रखा है, गुलाब तो आप पौधा लगाते ही होंगे। जी सर। तो गुलाब की कुछ वैरायटीज बताइए, उनके नेम्स। मैं तो कलर से ज़्यादा जानता हूँ सर, और मैं भी चूंकि गार्डनिंग करता हूँ, मेरा भी एक बहुत बड़ा हॉबी है। हाँ मैंने भी बहुत खूबसूरत एक गार्डन बना रखा है। जी सर। तो मैं जब गार्डनिंग करता हूँ तो सबसे पहली चीज तो है कि वो जानना चाहिए वो किस प्रजाति का है, कौन सी वैरायटी का है। तो आप कुछ नाम बताइए। सर गुलाब के पौधे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगा रखे हैं। मैंने वैरायटी के रूप में तो कभी उनको समझा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने वैरायटी के रूप में केवल 2 ही जाना है। एक चाइनीज़ वैरायटी बोल के आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे आते हैं जिसमें गुलाब गुच्छों में होते हैं, उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और दूसरा जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो चलिए साइज़ वाइज तो यही पता है एक मुझे। मिनट, आप इंडोर प्लांट तो उसमें जी सर। 2-3 इंडोर प्लांट्स के नाम बताइए। इंडोर में एक जेड प्लांट मैंने लगा रखा है सर, एक लक्की बैम्बू घर के अंदर रखा है, और उसके अलावा एक वैरायटी है सर, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, गिनरी एक जैसे कि मनी प्लांट भी घर के अंदर रह जाता है सर। नहीं वो रह जाता है, वो इंडोर नहीं। इंडोर प्लांट का मतलब क्या होता है? जो धूप बिना पानी के भी अंदर में रह जाए, बिना पानी। मतलब पानी बहुत कम आवश्यकता है उसको सर, बहुत मिनिमम आवश्यकता। अभिषेक जी, जी सर। क्योंकि आप जुडिशरी में हैं तो एक प्रोसेस है जिसमें जजों की नियुक्ति होती है। इसमें एक तो कॉलेजियम सिस्टम और एक एनजेएसी बना। जी सर। तो इसमें क्या डिफरेंस रहा और एनजेएसी क्यों नहीं ये सस्टेन कर रहा है? सर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है, इसमें क्या है कि सरकार चाह रही थी कि जिस तरीके से यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, उसी तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी एक कराया जाए, स्टार्ट किया जाए। इसी का प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रही थी सरकार। इससे जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू थोड़ी धीरी है, थोड़ी धीमी हो जाती है और लंबी प्रक्रिया हो जाती है, वो आसान हो जाएगी। तो इस वजह से था। लेकिन क्या है कि हमारा प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जुडिशरी एक अलग है, उसका कॉलेजियम सिस्टम भी पहले से एक बना हुआ चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहती हैं, और ऑनरेबल जस्टिस चाहते हैं कि वो उसी प्रक्रिया में बनी रहे, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ना हो। उनका मानना है कि न्यायपालिका में अगर जो बहाली है वो सरकार करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना कहीं ना कहीं से उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगी। तो जुडिशरी उतने इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएगी, ऐसा ऑनरेबल जजेस का मानना है। और दूसरा पक्ष ये है कि अगर एनजेसी के तरह होता है तो एक ब्रॉड माइंडेड, मतलब कि ब्राइट माइंडेड जो पीपल हैं, बहुत सारे जो लॉ के जानकार हैं, एक कॉमन एग्जामिनेशन के थ्रू कोई भी उसमें आ सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस की बाध्यता थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सॉरी एक सर, तो पानी नहीं वो कुछ कीड़ा चला गया सर। थैंक यू सर। तो एक स्ट्रॉन्ग पक्ष आपने यही दिया कि सरकार का उसमें इंटरफेयर होगा, इस वजह से एनजेसी को थोड़ा ठीक नहीं। जी सर। सेकंड, आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉलेजियम सिस्टम में एक जो पहले जो सिस्टम चल रहा था कॉलेजियम सिस्टम की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसमें सीनियर जो जज होते थे उसकी पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, अब ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई भतीजावाद वाला सिस्टम दिखता है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है, मैंने इस पर गौर नहीं किया, बट एक प्रक्रिया तो अपनाई जाती है, मैं उसे समझता हूँ कि फेयर इनफ ही होगा। क्योंकि एक मामला आया 2015 के बाद ये आया था, उससे भी पहले तो ऐसे आए थे। इसके लिए बीच में बोला गया था कि कमेटी बन, बार काउंसिल्स के ऐसे डिसीजंस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल
आर्टिकल 13 आप पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, ये दोनों एक दूसरे से कैसे क्लैश कर रहे हैं? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। पीएन भगवती को आपने पढ़ा है? जी सर, जिन्होंने ये जी जी जी। क्या आवश्यकता पड़ी पीआईएल को लाने का? इससे पहले कोई ऐसा सिस्टम था क्या? सर रीट जारी करने का अधिकार तो पहले से ही है, लेकिन पीआईएल उसमें एक एड ऑन हो गया कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का या किसी को इलीगल डिटेंशन किया जा रहा है, तो हुसैन आरा वाला केस आया था बिहार में, उसके बाद से ही वो पीआईएल का कॉन्सेप्ट और ब्रॉडर माइंड में हो गया। लेकिन अभी क्या है कि उसी में जैसे ऑनरेबल जो एन.वी. रमन्ना साहब ने कहा भी कि पीआईएल आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया है। तो ये एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर, इसका होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्रॉड वे में जो चीज़ें नहीं जा पाती हैं, सरकार ऑनरेबल कोर्ट्स कई बार खुद से उसे कॉन्जेंस ले लेती है। अगर कोई संस्था जाए या कोई और जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ले पाती है। इसमें क्या होता था कि गरीब लोग जो होते थे वो न्यायिक प्रक्रिया को शायद नहीं समझ पाते थे, उनको जानकारी का अभाव था कि हम मेरा कुछ किया जा रहा है, मतलब मेरा शोषण हो रहा है, बट हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, उनको पता नहीं। तो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका में एक ऐसी व्यवस्था है ना, आर्टिकल 39 में देखिएगा आप, तो निःशुल्क न्यायिक सहायता की बात की गई है, उसके आधार पे तो आप जा सकते हैं। सर न्यायिक जो दिया जाता है 39A में लीगल फ्री लीगल एड जो दिया जाता है, वो उसकी प्रक्रिया के लिए भी वो लंबी प्रक्रिया है। आप उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप ले सकते हैं, अगर डीएलएसए के थ्रू लेते हैं, हाई कोर्ट्स में ले सकते हैं, बट पीआईएल एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें एक वृहद पैमाने पर अगर लोगों का शोषण हो रहा है, जैसे बाल मजदूरी अगर बहुत लोगों के साथ कराई जा रही है एक एरिया में, या एक जैसे भी खूंटी में बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर उसमें कोई संस्था पीआईएल डालेगी तो शायद उस पर और ज़्यादा सरकार काम करेगी। अच्छा, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 ऐसे डिफरेंस बताइए। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट आपका जो है ना, अच्छा ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट मानवाधिकार आयोग, और आपका मौलिक अधिकार। सर मौलिक वो तो एक आयोग हो गया सबसे पहले, तो अलग से यही चीज़ है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, वो अलग से उसको बनाया गया है। जब फंडामेंटल राइट था और ह्यूमन मानवाधिकार बनाया गया। फंडामेंटल राइट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन राइट से इतर होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुझे कोई अच्छा एग्जांपल अभी नहीं मिल पा रहा है सर, सॉरी इसके लिए। जुडिशियल रिव्यू का कोई एग्जांपल दीजिए, करंट में जो जुडिशियल रिव्यू हुआ। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए रोकने के लिए सर बेहतर होगा कि ये जो जनगणनाएँ होती हैं तो उसमें लोगों को जागरूक किया जाए उसी समय कि अगर इस एरिया में, किसी एरिया में अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो वहाँ कारण जानने का सबसे पहले कोशिश किया जाए। कई बार क्या होता है कि माँ ही बाप जो हैं बच्चों को या बच्चियों को भेज देते। आप क्या करेंगे अगर आपको कुछ पता चलेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस एरिया में ज़्यादा हो रहा है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करेंगे, समस्याओं को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है उसका संज्ञान नहीं। पहले तो सर ये देखेंगे कि कहीं ये इंटेंशनली कोई माँ बाप ही तो नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको बहला फुसला के कह दिया जाता है कि हमको लगता है कि ऐसा रीज़न है कि जैसे उसके 5-6 बच्चे, गरीबी ही तो मुख्य कारण है सर। तो गरीबी तो उनको पाल नहीं सकते तो वो किसी दलाल को, एजेंट को सौंप देते हैं कि जाओ भाई कमाएगा। हाँ, मेन रीज़न वही होता है कि कमाने खाने के लिए सौंपते हैं और वहाँ से वो लेकिन कुछ और ही हो जाता है। कई बार शादी का प्रलोभन दे करके भी शादी करके ले जाते हैं और बाद में कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो हो जाता है, वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो कारण तो सर गरीबी ही है, लेकिन एज ए DYSP में गरीबी पर कार्य नहीं कर सकता। सबसे ज़रूरी तो अवेयरनेस है।
दूसरा उन ग्रुप्स और क्योंकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता है वो कई बार योजनाबद्ध तरीके से कुछ ग्रुप्स करते हैं। मैं उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये कर कौन रहे हैं, जिसमें शामिल कौन लोग हैं, उनका वे ऑफ वर्क क्या है। अगर उनका तरीका पता चल जाए कि वो किस तरीके से बहलाते फुसलाते हैं या जबरन ले जा रहे हैं और उसके बाद भी कंप्लेंट्स कम आ रही हैं, तो इसका रीज़न क्या है? उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है? तो कौन उनके पीछे है? जब तक पूरी जानकारी नहीं हो हम काम नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा थैंक यू है। सर। थोड़ा सा कल्चर पे काम कर दीजिए और थोड़ा आप अपने आप को ना बोर्ड के सामने फंसा दीजिएगा, बोर्ड अपने आप को ही खुद फंसा दीजिएगा। यस सर। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज मत बोलिए, जैसे अभी आपने ये लोग पूछा तो इसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे चले गए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फिर ये क्वेश्चन नहीं, आप चले जाइए लेकिन आप बैकअप ले लीजिए। बैकअप लेके वही चीज है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, है ना। अब जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम तो ऐसे ही पूछेंगे, टीम बताइए। हम अभी आपसे अगर पूछेंगे और झारखंड में एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई टीम बताइए, कोई एक बताइए, हम बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते। आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो वो होना चाहिए। इस तरह से कुछ आपको वर्क करने की जरूरत है। आप जो है ना आप अपने जैसे कहने का मतलब है कि आप बोर्ड को खुद के तरफ ट्विस्ट कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन जब ये दिए थे सर तो बहुत ज्यादा हमें इंस्पिरेशन नहीं दिखा पीएसपी के जो ये होना चाहिए। Why you want to become a civil servant? Why you want to become a DPS? उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कि हम वहाँ काम कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम और कुछ कोई इंस्पिरेशन डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, कोई बहुत बढ़िया जैसे लगे नहीं मैं बचपन से इसके लिए सोच रहा हूँ। ऐसा तो ओरिजिनली तो ऐसा है नहीं सर। तो नहीं तो कुछ मेक सम स्टोरी, मेक सम स्टोरी, मेक सम स्टोरी। आप काम कर रहे हैं, आप बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही बात है ये आपका है, लेकिन इसको थोड़ा सा ताकि इंस्पिरेशन आपका दिखे, ताकि आपको वो चुने कि नहीं एक पीएसपी बनने का चाहत है ये काम कर, है ना। और ये जैसे अपना बताया आप अपना हॉबी, आपने बोला गार्डनिंग, गार्डनिंग तो पूरा इंडिया में गार्डनिंग को बिल्कुल आपको रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च कीजिए, अभी तब फिर बोलेगा कि आप कैसा हॉबी है कि आप नहीं जानते, लाते हैं और पौधा लगा देते हैं, ऐसे ही बोलेगा। अभी गार्डनिंग में ये जानिए कि उसमें आप कौन बोल देगा कि गुलाब में आपके यहाँ गुलाब लगाया आपने फूल नहीं खिला, तो आप बताइए कौन सा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, कौन सा उसमें पोषक तत्व होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा जो आपकी गुलाब में फूल खिला देगा, ऐसा पूछ देगा, है ना। फिर पूछेगा ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन सा यूज करते हैं, कंपोजिशन बताइए। अच्छा एक सवाल और कर लेंगे। ये जितना सवाल आपसे पूछ रहे हैं गार्डनिंग का, ये अभी हम लोग गार्डनिंग के सारे बच्चों से पूछ रहे हैं किसी की तैयारी। गार्डनिंग का मतलब आप किचन गार्डनिंग तो कर रहे हैं, सबका गार्डनिंग जानते हैं कर क्या रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है तो मैं आपका नहीं जानते तो है, आपका होगा लेकिन बहुत लोग उस पे आपका है लेकिन वो आप अपने मतलब उस लेवल पे नहीं है सर। और गुलाब का इसलिए गार्डनिंग नहीं कर पाते ना कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको उसकी सेवा करनी पड़ती है, वो मेंटेन नहीं हो पाता। उस लेवल पर जो आप कर रहे हैं उस लेवल और आप उस लेवल पर रिसर्च कर लीजिए। क्या आपको नहीं कन्विंस करना है कि मैं उस लेवल पर नहीं कर रहा। अगर वो पूछता है तो आप कुछ हद तक जवाब दीजिए, फिर आप कह सकते हैं कि सर मैं सॉरी मैं नहीं जानता। थोड़ा कॉलेजियम सिस्टम है एनजेएससी को और कुछ केसेस हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ लेंगे, केस 1 भारतीय केस और ये सब। तो आर्टिकल 13 और 368 में क्लास संशोधन को लेकर के ठीक है 13 और 368 हाँ वो देख लीजिएगा। और आपने ये जो बताया फंडामेंटल राइट और आपका ह्यूमन राइट, अधिकार का, हाँ इसमें सिमिलरिटीज दिखता है और किस बेस पे इसको डिफरेंस है वो भी एक बार देखिए। सर डिफरेंस वाला बता दीजिए ना सर। एक्चुअली डिफरेंस क्या है, आयोग के तहत आयोग अलग से बना है जिसमें फंडामेंटल राइट का डेली वर्कशन तो होता ही है, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा नहीं सकते, इसके लिए कमीशन अलग से बनाया है जो आपकी रिपोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट करते हैं, फिर आपका नहीं हुआ तो स्टेट में, और ये हर संस्था को लेकर इंडिविजुअल भी है और संस्था को लेकर ग्रुप्स को लेकर। आपसे कंप्यूटर का सवाल नहीं किए ये चीज को और कहना चाहेंगे सर, आप इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया हाँ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका इंटरव्यू ज्यादा देर चलेगा, ज्यादा देर जब चलेगा तो
एक जगह आप कैजुअल हो गए, जब आप नहीं जान रहे थे तो थोड़ा सा ओवर स्माइल, सॉरी बोलना, आप माफ कीजिएगा सर, मैं नहीं जानता, सॉरी बोलिए, सब इसलिए जरूरी क्योंकि नहीं है कि सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उस समय आपको थोड़ा सा एक पल ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए, थोड़ा सा ओवर स्माइल, थोड़ा ज्यादा स्माइल करके हल्का स्माइल, क्योंकि आप ज्यादा देर तक जब चलता है ना तो लोग कैजुअल हो जाते जी हैं, सर। अरे बाप आराम हो गया, लेकिन आपको जिस पोजीशन में जिस एक एटीट्यूड से ही बोलना है। एक मोमेंट मुझे वो भी लगा था जिसको मैंने नोट डाउन किया, और कभी कभी जैसे जब खांसी हो जाती है और पानी पीने के लिए बोलते रहते हैं, कोशिश कीजिए कि हमको पानी नहीं पीना। नहीं सर, वो कीड़ा कुछ अंदर ही चला गया था, तो उस वो भी मैं समय समझ एक्स सकता हूँ, लेकिन अब आखिरी मजबूरी हो प्रॉब्लम गई। है तो क्या करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो ऑफर करते हैं, हाँ, मतलब मैं तो हम अवॉइड ही करूँगा, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब हो गया, वो कुछ कीड़ा अंदर ही चला गया।